आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे कोविड टीकाकरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। झारखंड समेत पूरे देश में 16 जनवरी से कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। टीकाकरण को लेकर आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका उत्तर डॉक्टर रूपाली ने दिया है। आइए सुनते हैं कोविड टीकाकरण प्रश्नोत्तरी। कोविड-19 वैक्सीन की कितनी डोज या खुराक लेनी होंगी और इनके बीच कितना अंतराल होगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की कितनी खुराक लेनी होंगी और कितने इंटरवल पे लेनी होंगी। तो अभी फिलहाल जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, उनकी सभी की डोज 2 डोजेज हैं। 2 डोज जो कि हमें 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पे लेनी होंगी। अभी जो डिसाइड किया गया है वो मोस्टली वैक्सीन के लिए 4 वीक्स है, यानी कि 28 दिन। तो जो भी हम वैक्सीन लेंगे वो 2 डोजेज में लेंगे, इंट्रामस्कुलर लेंगे और 4 हफ्ते के अंतराल पे लेंगे। डॉक्टर रूपाली, वैक्सीन को लगवाने के कितने दिनों बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी? देखिए, अभी जो उम्मीद की जा रही है, जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है, उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और हमें अपने कोविड-19 इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। तो लगभग 2 हफ्ते बाद सेकेंड डोज के। डॉक्टर रूपाली, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाते समय हमें किन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? हाँ जी, देखिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है समझना, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति इस वैक्सीनेशन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप ये वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, उससे पहले आपको प्रायर रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा। अभी इसके लिए हमारे यहाँ कोविन ऐप बनाया गया है सरकार द्वारा, जिसमें कि हम जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और उसमें बहुत सारा डेटाबेस तैयार किया गया है। और उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं या तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या कोई भी पेंशन डॉक्यूमेंट या कोई मनरेगा स्कीम के अंडर का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, या कोई पासबुक है, या कोई पोस्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट आपके पास है, या कोई भी सर्विस आईडी जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने इशू की है, और या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर अगर कोई आपके पास स्मार्ट कार्ड है अंडर दी स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसका भी आप उपयोग करके इस ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं। बट अभी ये ऐप पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी ये केवल हेल्थ केयर वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन मिलेगी, अभी ये ऐप केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है। डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या तब भी उसे वैक्सीन लग पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्रायर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। डॉक्टर रूपाली, अगर किसी व्यक्ति के पास वैक्सीनेशन सेंटर पर वो जाता है और उसके पास फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो क्या ऐसे में उसका टीकाकरण हो पाएगा? नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर जिस भी डॉक्यूमेंट को यूज करके आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस करना होगा जब आप वैक्सीनेशन साइट पे जाते हैं। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि सेम डॉक्यूमेंट लेके ही आप वैक्सीनेशन साइट पे जाएं, अन्यथा आपको वैक्सीन प्राप्त नहीं होगी। डॉक्टर रूपाली, मन में एक सवाल और आता है कि वैक्सीनेशन के लिए ड्यू डेट या किस तारीख पर उसे टीका लगवाना है, इसकी जानकारी लोगों को कैसे मिलेगी? हाँ जी, ये देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन कोविन ऐप के थ्रू, उसके बाद ही जो बेनिफिशियरी है उसके मोबाइल, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे आपको एक SMS दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस जगह, किस समय, कौन से अस्पताल, कौन सी वैक्सीनेशन साइट पे आपको जाके वैक्सीन लगवानी होगी। जी, और डॉक्टर रूपाली, अब बात आती है वैक्सीनेशन स्टेटस की। एक बार वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद इसके स्टेटस की जानकारी कैसे मिलेगी कि वैक्सीनेशन पूरा हो गया है या कंप्लीट हो गया है? इसके लिए भी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, उसी पे जब आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी, उस पे आपको SMS रिसीव होगा, और दोनों डोजेज लगने के बाद एक QR बेस्ड एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पे आपको भेजा जाएगा। डॉक्टर रूपाली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो टीकाकरण या वैक्सीनेशन है, ये कहाँ पर लगाया जाएगा?
देखिए, इसके लिए जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं उसकी जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के थ्रू आपको दी जाएगी आपके ड्यू डेट ऑफ वैक्सीनेशन से पहले। और आपसे डॉक्टर रूपाली ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को उसके टीकाकरण के स्थान तक पहुंचाना, उसका भंडारण करना और अंत में उसे लोगों के लिए उपलब्ध कराना, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी रन करता है, तो हमारे पास काफी कुछ सुविधा ऑलरेडी उपलब्ध है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट की बात है, उसके लिए एयरक्राफ्ट से लेके आपके जो ट्रक्स हैं उससे लेके जितनी भी सुविधा उपलब्ध है सबका उपयोग किया जा रहा है। और जो इसका स्टोरेज की बात की जाती है, देखिए कोल्ड चेन मेंटेन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है इस वैक्सीनेशन को ठीक से इंश्योर करने के लिए। उसके लिए भी हर लेवल पे अलग अलग तरह के तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जैसे कि अगर आप देखें रीजनल लेवल्स पे हमारे पास वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास डीप फ्रीजर्स होते हैं, और जो लास्ट लेवल होते हैं वैक्सीनेशन के वहां पे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। तो ये सेटअप हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। इसी का और स्ट्रेंथनिंग करके हम इसी सेटअप का उपयोग करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भी। डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर है, मधुमेह यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से पीड़ित है और इसके लिए वो दूसरी दवाएं ले रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल। ये जितने भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं जिनको की कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में है और ये प्रायोरिटी बेसिस पे इनको वैक्सीनेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो 60 साल से ऊपर व्यक्ति हैं वो, या फिर जो 50 साल से नीचे हैं बट उनको ये कोमॉर्बिडिटीज हैं, कि जिनको भी ये कोमॉर्बिडिटीज हैं वो जरूरी इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं। डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें या फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों का भी टीकाकरण होगा? देखिए, अभी जैसा कि शुरुआती दौर है, इसमें एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी वैक्सीन की, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे केवल आप हेल्थ वर्कर्स को देंगे। जो फैमिलीज हैं उनको आप सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट फेजेस हैं उसमें इन्वॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले केवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स को खुद को वैक्सीन दिया जाएगा। और एक सवाल और जहन में आता है इसी से जुड़ा हुआ, डॉक्टर रूपाली, क्या कोविड-19 वैक्सीन प्रायोरिटी ग्रुप यानी प्राथमिकता वाले लोगों के साथ साथ आम लोगों को भी उसी समय लगेगी? फेज वाइज ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो जो पहला चरण, पहला फेज होगा उसमें केवल हम जो केवल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सबसे पहले ये उनको दी जाएगी। बट जो सब्सिक्वेंटली साथ साथ में जो आपके हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग हैं या जो 50 साल से कम है पर उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनको भी दिया जाएगा। और साथ साथ में ये दोनों चीजें शुरू होंगी, बट थोड़ा समय के बाद। अभी जो सब शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरुआती दौर में केवल हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से इस चीज की शुरुआत की जाएगी। जी डॉक्टर रूपाली, एक सवाल और जहन में आता है, क्या वैक्सीन लेना सबके लिए अनिवार्य होगा या ये ऑप्शनल होगा? देखिए, वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी के भी ऊपर। तो अगर वैक्सीनेशन इज ऑलवेज वॉलंटरी, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये दिया जाए, सरकार आपको सुविधा उपलब्ध कराएगी। आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये जो निर्णय है ये आपको खुद को लेना होगा। और डॉक्टर रूपाली, एक सवाल जो सबके मन में है कि ये वैक्सीन बहुत कम समय में तैयार की गई है, तो क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित होगी? हाँ जी, देखिए, ये सभी के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है, सब लोग बार बार पूछ रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि भले ही ये वैक्सीन बनाने का जो हमारा पूरा प्रक्रिया है उसको हमने फास्ट ट्रैक किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके रूल्स या रेगुलेशंस हैं उनकी अवहेलना की गई है। तो ये कोविड-19 पेंडेमिक, इस तरह का पेंडेमिक हम पहली बार अपने लाइफ स्पैन में देख रहे हैं। जितने भी हम आज के टाइम में जो भी लोग हैं, हम सब पहली बार इस तरह का पेंडेमिक देख रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये चीजें फास्ट ट्रैक की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनकी अवहेलना की गई है। तो हमें इस चीज से निश्चिंत रहना चाहिए कि जो भी हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं
वो एक एफिकेसी और सेफ्टी डेटा देख के ही उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया है। तो उस चीज को लेके मन में शंका ना रखें और इसको सेफ और एफिकेशियस ही माने। जी डॉक्टर रूपाली, अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या ये कहें कि कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या उससे कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी? इसमें हम कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संभावित दोनों लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोरोना होने की संभावना है या आपको कोरोना है, तो उस समय आप कृपया करके वैक्सीनेशन लेने ना जाएं, क्योंकि वो आपके लिए नहीं पर बाकी जो लोग जो वैक्सीनेशन लेने उस सेंटर पे आए हैं उनके लिए एक रिस्क होता है उससे। तो आप कोशिश करें कि जब तक आप 14 दिन तक 2 हफ्ते तक सिम्टम फ्री नहीं है, तब तक आप वैक्सीनेशन लेने वैक्सीनेशन साइट पे ना जाएं। और डॉक्टर रूपाली, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या कोविड से ठीक होने वाले व्यक्तियों को भी ये वैक्सीन लेना आवश्यक होगा? ये जो वैक्सीन है ये सबके लिए है, आपको इन्फेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये दोनों स्थिति में आपको लेना चाहिए। डॉक्टर रूपाली, कोविड-19 के लिए बहुत सारे टीके या वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन इसके लिए 2 वैक्सीन का चयन ही क्यों किया गया? देखिए, ये जो निर्णय है ये हमारे कंट्री के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि DCGI और जो आपकी ICMR, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन्होंने इनका जो सेफ्टी और एफिकेसी डाटा जो भी अवेलेबल था उसके बिहाफ पर इन 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, जिसमें कि पहली आपकी जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वाली, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही है, कोविशील्ड है, और उसके अलावा जो हमारी इंडियन इंडिजिनस वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है, कोवैक्सिन। तो अभी आज की तारीख में हमारे देश में यही 2 वैक्सीन को हमने अप्रूवल दिया है। डॉक्टर रूपाली, वैक्सीन के लिए और ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, वैक्सीन इंटरचेंजेबल नहीं है। तो आप पहली डोज जिस वैक्सीन से लगवाएंगे, कृपया करके दूसरी वैक्सीन की डोज भी उसी वैक्सीन की लगवाई जाए। अगर पहली आपने कोविशील्ड लगवाई है, आप सेकंड डोज भी कोविशील्ड लें। अगर पहली कोवैक्सीन है तो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे लिसनर्स से शेयर की। और डॉक्टर रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भारत के पास कोविड वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर उसका भंडारण या हम स्टोरेज करने की बात करें और इसी तापमान पर उसे वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए क्या हमारे पास पूरे संसाधन हैं? भारतवर्ष में जो हमारे यहाँ जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 26 मिलियन न्यूबॉर्न और 29 मिलियन प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम ऑलरेडी वैक्सीनेट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो हमारे पास ऑलरेडी बड़ा अच्छा वैक्सीनेशन एक सेटअप है, और उसी को हम और स्ट्रेंथन करके, गियर अप करके इस कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए यूज करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, हर लेवल पे, रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो आपका लास्ट जो पेरिफेरल लेवल्स होते हैं, उस पे अलग अलग तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए, जैसे कि वॉकिंग रेफ्रिजरेटर्स, डीप रेफ्रिजरेटर्स और आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। तो ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ ऑलरेडी उपलब्ध हैं। डॉक्टर रूपाली, मेरा अगला सवाल वैक्सीन की इफिकेसी और इफिशियंसी को लेकर है। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो वैक्सीन लगाई जाने वाली है, क्या वो अन्य देशों में लगाई जाने वाली वैक्सीन जितनी ही प्रभावी या इफेक्टिव होगी? जी बिल्कुल। देखिए, ये जितनी एफिकेसी हमारी भारत बायोटेक वैक्सीन की है या फिर जो कोविशील्ड वैक्सीन की है, उतनी ही एफिकेसी बाकी दुनिया भर में जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं उनकी है। तो हम निश्चिंत रहें, जो हमारी वैक्सीन है दे आर एट पार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।